एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं कराने वाली हूँ आपको क्लास 9 की एसएसटी में ज्योग्राफी के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और उस चैप्टर का नाम है अपवाह। जी हाँ, तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि है आपकी क्लास 9 की एसएसटी में ज्योग्राफी के चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और चैप्टर का नाम है अपवाह। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है और कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अपवाह क्या होता है। उसके बाद अपवाह को जानने के बाद हम जानेंगे भारत में अपवाह तंत्र, यानी कि नदियों के बहने की दिशा किस तरीके से होती है, किस किस तरीके का, कितने प्रकार का अपवाह प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से भारत में अपवाह तंत्र है। उसके बाद जानेंगे अपवाह प्रतिरूप और उसके प्रकारों के बारे में, और साथ ही साथ उसके बाद हम जानेंगे हिमालय पर्वत की नदियों के बारे में, वो नदियां जो हिमालय से होकर निकलती हैं। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करती है, और सिंधु नदी से बहने वाली कितनी सहायक नदियां हैं। उसके बाद जानेंगे इसी प्रकार से गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक बहती है, कितने किलोमीटर का रास्ता जो है कवर करती है, और गंगा नदी में गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक बहती है, कितने किलोमीटर के एरिया को कवर करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, यानी कि कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की टेरिटरीज है। उसके बाद हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से तंत्र हैं। अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियां, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से होकर जाने वाली नदियां। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे नर्मदा द्रोणी या नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। उसके बाद जानेंगे तापी द्रोणी या ताप्ती नदी के बारे में, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी के बारे में। ये बातें हो गई अपनी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। उसके बाद देखें जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। कौन सी झील कहाँ स्थित है, कहाँ से होकर बहती है, क्या उस झील का महत्व है। और उसके बाद जानेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। जी हाँ, नदी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन का एक प्रकार है नदी, और नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तो नदियों का अर्थव्यवस्था में किस तरीके से महत्व है, क्योंकि नदियां जिस क्षेत्र से बहती हैं वहां पर जो है मैदानों का निर्माण करती हुई जाती हैं। वहां के मैदान हरे भरे होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र बहुत अधिक सफल होता है। और जब कृषि क्षेत्र सफल है तो अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र भी सफल होगा। वो किस तरीके से होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त होने वाला कच्चा माल उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है, और उद्योगों से उत्पाद निकल के आते हैं, उत्पाद बन के आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। फिर बात आती है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों में सहायक होता है। तो इस तरीके से नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है, इसको अपन डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद अंत में जानेंगे नदी प्रदूषण के बारे में। भारत देश में अनेक नदियां बहती हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या भी एक गंभीर समस्या का रूप लिए हुए है। तो नदियों में प्रदूषण कैसे फैलता है और उस प्रदूषण को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से आज के सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें और बता दें सभी को
अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों को, साथ में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स को कि क्लास 9th एसएसटी में ज्योग्राफी का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ चुका है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। परिचय को अपन ने जान लिया, परिचय में वो सारी बातें जान ली कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी नई चीजों के बारे में हमें जानना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। अपवाह, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, अपवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको जान लेते हैं। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या बात कही गई है? अपवाह शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे कि अपन ने देखा था सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र। तो अपवाह क्या है? नदी तंत्र की व्याख्या करता है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी और उससे निकलने वाली और कितनी सहायक नदियां होती हैं, कितनी नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं या कितनी नदियां सिंधु नदी से होकर गुजरती हैं। तो वो सारी नदियां जो हैं एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, अन्य नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक शब्द क्लियर हो गया भाई, चैप्टर का जो नाम है वो क्लियर हो गया, क्योंकि जो नाम है अपवाह शब्द से अपन को समझ में नहीं आता है कि हम इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ना है, किस बारे में चर्चा की जा रही है, किस बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अपवाह शब्द क्या होता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब देखें, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी तंत्र द्वारा, जैसे कि मैंने सिंधु नदी तंत्र का आपको उदाहरण दिया, तो मान लो कि सिंधु नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो अपवाह द्रोणी किसे कहा जाएगा? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। उसके बाद देखें, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि, ठीक है, कौन सी बात कही जा रही है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो वह जल विभाजक कहलाता है। जल विभाजक किसे कहा जाता है? कोई भी ऊंचा क्षेत्र हो, जैसे कि वो ऊंचा क्षेत्र एक पर्वत हो सकता है, एक उच्च भूमि हो सकती है। तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है उसे क्या कहा जाएगा? जल विभाजक कहा जाएगा। यानी कि जो क्षेत्र जो दो जल तंत्रों को अलग करेगा उसे कहेंगे जल विभाजक। शब्द से ही स्पष्ट, जल विभाजक यानी कि दो जल क्षेत्रों को अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहा जाएगा? जल विभाजक कहा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, एक नदी तंत्र ये है या ये अपवाह द्रोणी है, ठीक है, और एक अपवाह द्रोणी ये है, ठीक है। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है। ये देखें, जैसे कि मान लो ये कोई भी नदी बह रही है, इसकी ये कई सारी सहायक नदियां हैं और अलग अलग रास्तों पर जा रही हैं। तो ये पूरा क्या होगा अपना? ये पूरा आपका अपवाह द्रोणी हो गया, ठीक है। अब ये दो तरीके की अपवाह द्रोणी अपन को दी गई है, दो अपवाह द्रोणी अपन को दी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अब इसके बीच का जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर का जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? उसको संज्ञा दी गई है जल विभाजक की, क्योंकि ये जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है दो अपवाह द्रोणियों को, धारा आ और धारा बा, ठीक है, या इसको अपन ए या बी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को ये क्षेत्र जो है अलग कर रहा है, जिसे क्या कहा गया है? जल विभाजक कहा गया है। क्लियर हो गई बात? इतनी सारी चीजें क्लियर। अपवाह किसे कहा जाता है, अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है, और जल विभाजक किसे कहा जाता है, तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर नहीं हुई हो तो फटाफट से अभी मुझे कमेंट करके आप बता दें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, भारत में अपवाह तंत्र की हम बात करें तो भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में अपवाह स्वरूप की बात करें तो भारत का अपवाह स्वरूप या भारत की नदियां जो है दो मुख्य भागों में विभाजित है।
पहला है ऊपर की तरफ की हिमालय की नदियां और दूसरा है नीचे की तरफ की प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इस तरीके से भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग? दो, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखें भाई, हिमालय नदियों की विशेषताओं के बारे में जान लें। ध्यान से एक बार अपन मैप को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन मैप देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी हमें कम से कम 50 बार मैप की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पूरा मैप जो है, पूरी नदियां एक बार अपन देख लेते हैं। यहां से देखें भाई, ऊपर से देखना चालू करते हैं अपन। यहाँ पे देखें, भारत की मुख्य नदियां और झीलें इस मैप में आपको दी गई हैं। तो भारत का ये मानचित्र है। यहां से देखें आप, तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु नदी इस तरफ निकल के जा रही है पाकिस्तान, पश्चिम की तरफ, पूरब से निकलती हुई पश्चिम की तरफ जारी है सिंधु नदी तंत्र, ये दिखा आपको। उसके बाद देखें, सिंधु नदी यहां से यहां तक आई। अब सिंधु नदी तंत्र में अन्य नदियां देखें, कितनी नदियां जुड़ी हुई हैं। यहां से देखें, ये है अपनी एक झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, इन 5 नदियों को क्या कहा जाता है? इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। और भाई यहाँ पे देखें आप, यहीं पे पंजाब स्थित है, पंजाब से होकर ही ये नदियां जा रही हैं। तो इन 5 नदियों के समूह के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। क्लियर हुई बात? कौन कौन सी नदियां बताई अपन ने? सबसे पहले ऊपर से शुरू किया है। सिंधु नदी तंत्र यहाँ तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल से निकलती हुई, आगे अपन इसकी और भी डिटेल जानेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे आप देखें पूरब की तरफ तिब्बत के मानसरोवर के राकसताल झील से निकलती हुई कहाँ जाती है भाई? पश्चिम की तरफ पाकिस्तान की ओर जाती है, पंजाब होते हुए। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी नदियां देखें भारत में ही जा रही हैं। ये देखें सारी नदियां जा रही हैं, ठीक है। तो इन 5 नदियों को मिला के क्या कहा जाता है? ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र ही है। इन 5 नदियों को मिलाते हुए क्या कहा जाता है? इन 5 नदियों को मिलाते हुए पंचनद समूह कहा जाता है। और इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए तो अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, हम गंगा नदी तंत्र की बात करें। गंगा नदी यहां से देखें, गौमुख हिमानी से निकलती हुई गंगा नदी, ध्यान से देखते जाएं एक एक नदी। इसकी ये अपन को सहायक नदियां भी नजर आ रही हैं। ये हो गई यमुना नदी, यमुना नदी से निकल रही है अपनी बेतवा। चंबल नदी पर अपन देखें तो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सब बांध बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे नदियों के साथ साथ उन पर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन सी झील कहाँ स्थित है, वो सब बताते जा रही हूँ, ताकि आगे जो भी मैं आपको बताऊंगी जितनी भी चीजें तो आप इस मैप से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले फटाफट से अपन 5-7 मिनट में जो है पूरा मैप समझ लेते हैं। अब देखें भाई, इसके बाद अपन नीचे की तरफ आए तो अपन को इधर पे नर्मदा नदी दिखाई देती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, अमरकंटक के अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। ये नदी यहाँ से इस तरीके से निकलती हुई, ये देखें भाई, अरब सागर की तरफ जाती है। और इसी के समानांतर बहती है बैतूल से निकलने वाली, बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकलने वाली ताप्ती नदी, बिल्कुल इसी के समानांतर जाती है। फिर यहाँ पे अपन गोदावरी नदी तंत्र की बात करें, गोदावरी नदी तंत्र की बात करें, ये देखें भाई, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती हुई इस तरफ जाती है। और इसके ये कुछ अपन को सहायक नदियां भी दिखाई देती हैं। ये देखें, इस पर निजाम सागर, यहाँ पे आप ध्यान से देखते जाएं, इस तरीके से देखें। और कई कई नदियां, जितनी भी नदियां हैं, सब नदियां अलग अलग प्रतिरूप का निर्माण कर रही हैं। अभी अपन इसके बाद अपवाह प्रतिरूप के बारे में जानेंगे। अपवाह प्रतिरूप यानी कि कौन सी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ किस तरीके की आकृति बनाती हुई चलती है, किस तरीके की अपवाह प्रतिरूप बना के चलती है। तो आप यहाँ पे देखें, देखो अलग अलग नदी जो है, कुछ नदियां जो है वृत्ताकार जा रही हैं, कुछ आयताकार जाएंगी, तो कुछ जाली नुमा आकृति भी बनाएंगी। वो सारी चीजें आपको इस मैप में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखें, थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे अपन को जो है कृष्णा नदी मिलती है, जिस पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अपन को तुंगभद्रा नदी निकलती हुई दिखती है कर्नाटक की साइड से। इधर देखें, फिर कावेरी नदी अपन को यहाँ से निकलती हुई दिखती है, जिस पर कृष्णराज सागर झील बनी हुई है।
इधर देखें, पुलिकट झील इधर किनारे पे अपन को दिखती है, इधर केरल में। ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में दिखती है और बेम्बानट झील अपन को कहां पे दिखती है? बेम्बानट झील अपन को केरल में नजर आती है। क्लियर हो रही हैं सारी बातें? यहां पे देखेंगे कोसी नदी गंगा नदी तंत्र में ही है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बाहर की तरफ, भारत से बाहर नेपाल की तरफ निकल जाती है। इधर देखें भाई महानदी तंत्र, और ये रही अपनी उड़ीसा में ही चिल्का झील। धीरे धीरे बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको सारी चीजें। तो क्या है कि मैप समझना एक बार बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से देखें, यहाँ पे सोन नदी निकलती है, यहाँ देखें गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ आए अपन, इधर से देखें ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से निकलती हुई आगे की तरफ जाती है। तो आगे अपन हर एक नदी की सहायक नदी भी पढ़ेंगे और कौन सी नदी कहां से निकलती है। ये मैप आपको इसलिए समझा दिया गया है ताकि आप एक बार हर नदी की लोकेशन बस देख लें कि कौन सी नदी कहां पे स्थित है। क्लियर हो रही है सारी बातें? अब देखें भाई, हिमालयी नदियों की बात अपन कर रहे थे, तो हिमालयी नदियों की विशेषता अपन ने देखा था। भारत में दो नदी प्रणाली है, एक है हिमालय क्षेत्र की नदियां और एक है नीचे की तरफ प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां। ये सारी नदियां जो है, ये सारी नदियां ऊपर की नदियां, ये हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं। और यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं ये सारी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो हिमालय नदियों की विशेषताओं की बात करें, हिमालय की नदियां अधिकतर जो है 12मासी होती हैं। 12मासी का क्या अर्थ है? इन नदियों में, हिमालय क्षेत्र की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, 12 महीने पानी रहता है। ठीक है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ पर्वत है और ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी कि बर्फ के द्वारा भी जल की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए वर्षा के अतिरिक्त भी, यानी कि जिन महीनों में वर्षा होती है तब तो भरी ही रहेंगी, उनके अतिरिक्त दूसरे महीनों में भी पहाड़ों से पिघलने वाले हिम या बर्फ द्वारा भी इन्हें जल प्राप्त होता रहता है। इस तरीके से इनमें वर्ष भर पानी रहता है और इन्हें 12मासी नदियां कहा जाता है। उसके बाद देखें, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर, उत्पत्ति के स्थान यानी कि हिमालय क्षेत्र की नदियां जहां से निकलती हैं, जहां से उनका उद्गम होता है, तो उस उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अंत में नदियां कहां जाके मिलती हैं? अंत में सारी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। उसके बाद देखें, मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। नदियों द्वारा बनने वाली आकृतियां ही हैं विसर्प, गोखुर झील। ये सब क्या है? ये सब नदी द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। तो मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां, जो नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, तो मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां जो है विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का जो है निर्माण करती हैं। चलते हैं अब आगे अपन हिमालय क्षेत्र की नदियों की विशेषताओं के बाद हम जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो मौसमी होती हैं, यानी कि 12मासी नहीं होती हैं। इनमें अधिकांश नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। यहाँ पे ना कोई बर्फ है ना कुछ है, तो ये नदियां मौसमी होती हैं। और इनका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? इनका प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर करता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है कम है तथा छिछली है। किसकी? प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई जो है कम है और छिछली है। किसकी तुलना में? जो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहां से? जो इस तरफ का अपना पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है बहती हैं।
क्लियर हो रही है बात? कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती हुई, पश्चिमी घाट से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या तो इसमें कुछ मिल जाएंगी, ठीक है, और जो है बंगाल की खाड़ी तक, इस तरफ है अपनी बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ क्या है? इस तरफ है अपना अरब सागर। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलकर, ये है अपना पश्चिमी घाट और ये है अपना पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हुई कहाँ जाती हैं भाई? बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ये बात हो गई अपनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में। अब अपन जाने के अपवाह प्रतिरूप के बारे में। जैसा कि मैंने अभी जब को मैप समझाया था आपको, तब आपको बताया था कि नदियां जो है अलग अलग प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको भी अपन समझते हैं। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। क्या बात कही गई है? एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, एक निश्चित आकृति का निर्माण करती हैं, जो कि किस पर निर्भर करता है? वो आकृति या वो प्रतिरूप, यानी नदियां जिस तरीके की आकृति बनाएंगी या प्रतिरूप बनाएंगी, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उस क्षेत्र की भूमि की ढाल पर। उस क्षेत्र की भूमि की ढाल कैसी है? जैसी ढाल रहेगी उसी तरीके से तो नदियां बहेंगी। तो जो उस क्षेत्र की भूमि की ढाल जलवायु संबंधी अवस्थाओं, यानी कि उस क्षेत्र की जलवायु किस तरीके की है, तथा अधः स्थल शैल संरचना पर आधारित है। ठीक है, नीचे के स्थल की शैल संरचना, चट्टानों की संरचना किस तरीके की है, तो क्षेत्र की भूमि की ढाल जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधः स्थल शैल संरचना पर जो है आधारित है। क्या? अपवाह प्रतिरूप। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से रिपीट करती हूं अपवाह प्रतिरूप के बारे में। अपवाह तंत्र के बारे में अपन सभी जानते हैं, ठीक है, कि नदी द्वारा बनाया गया एक तंत्र कि नदी किस दिशा में बह रही है और कौन कौन सी उसमें सहायक नदियां जुड़ी हुई हैं, तो वो हो गया उस नदी का अपवाह तंत्र, यानी कि बहने का सिस्टम किस दिशा में किस तरीके से है। अब अपवाह प्रतिरूप क्या है? अपवाह प्रतिरूप वो है कि वो नदी बहते हुए अपनी सहायक नदियों के साथ में किस तरीके की आकृति बनाती है, किस तरीके का प्रतिरूप बनाती है, उसे कहा जाता है अपवाह प्रतिरूप, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, एक बात, दूसरी बात जलवायु संबंधी अवस्थाओं, और तीसरी बात अधः स्थल शैल संरचना पर आधारित है। ठीक है, ये बात हो गई अपवाह प्रतिरूप की। अब देखें अपवाह प्रतिरूप के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार है द्रुमाकृतिक अपवाह। देखते हैं भाई द्रुमाकृतिक अपवाह। देखें, बहुत ध्यान से देखना, द्रुमाकृतिक अपवाह, यहाँ पे आपको एक पेड़ की संरचना दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पेड़ की संरचना नजर आने वाली है, ये है इस तरीके से, इस तरीके से जो है हमें पेड़ की संरचना नजर आई है। ये है अपनी मुख्य धारा, ये देखें ये मुख्य धारा है, इस तरीके से ये है अपनी मुख्य धारा, और ये सब जो अलग अलग निकल के आ रही हैं ये सब इसकी हैं सहायक नदियां हैं। तो द्रुमाकृतिक का मतलब होता है वृक्षनुमा। द्रुमाकृतिक का क्या मतलब होता है? वृक्षनुमा आकृति। वृक्षनुमा आकृति, वृक्ष के समान आकृति बनाती है। ठीक है, तो ये देखें भाई, एक जो है इसकी मेन शाखा गई हुई है और उस मुख्य शाखा से अलग अलग नदियां आपको बहती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कौन सा अपवाह हो गया? जो पेड़ के समान की आकृति बना रहा है, यानी कि द्रुमाकृतिक अपवाह, यानी कि वृक्षनुमा आकृति। ठीक है, एक बात हो गई, द्रुमाकृतिक अपवाह की बात हो गई। अब बात करें जालीनुमा अपवाह। जालीनुमा अपवाह यानी कि नदियां जाली के आकार की संरचना बनाते हुए बह रही हैं। कहाँ है भाई जालीनुमा अपवाह? ये है अपना जालीनुमा अपवाह। ये देखें, नदी यहां से निकली, जहां से नदी को जगह मिलेगी, क्योंकि किस पर निर्भर करता है? उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु अवस्थाओं तथा अधः शैल संरचना। जहां से नदी को जैसी जगह मिलेगी वहां से बहती जाएगी। भाई पानी की कोई एक निश्चित दिशा थोड़ी होती है ना, जहां से उसको रास्ता मिलता जाएगा वहां से पानी बहता जाएगा। तो नदियां भी वहीं से उसी प्रकार बहती जाएंगी। यहाँ देखें, अब
ये जो है अलग अलग तरीके से आपको जो है जाली की संरचना इधर पे नजर आ रही होगी, क्योंकि जहां से नदी को जिस तरीके की जगह मिली तो उस तरीके से वो नदी बही और यहाँ पे उस नदी ने कुछ जाली नुमा संरचना बनाई। ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई अपनी जाली नुमा अपवाह, यानी कि जब नदियां बहें और जाली जैसी संरचना को बनाए तो उसे कहा जाएगा जाली नुमा अपवाह। तीसरी बात देखें, तीसरा अपवाह प्रतिरूप देखें जो कि है आयताकार अपवाह। आयताकार अपवाह ये देखें भाई, इधर से नदी इस तरीके से बह रही है, ये हो गई उसकी मुख्य धारा। अब देखें इस तरह से समकोण बनाती हुई इधर निकल गई, इस तरह से इधर समकोण बनाती हुई इधर सीधी निकल गई, इस तरह से समकोण बनाती हुई सीधी निकल गई। तो ओवरऑल नदी जो है आयताकार प्रतिरूप बना रही है। ठीक है, उसके बाद देखें अरीय अपवाह। अरीय अपवाह देखें भाई, यहां देखें नदियां, सारी नदियां जो है एक दिशा में जा रही हैं, इस तरीके से सर्किल के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। इसके विपरीत जो है, इसके विपरीत की आकृति जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से नदियां जो हैं आएंगी। इसको क्या कहा गया है, अरीह अपवाह क्षेत्र। इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर हो गई अब बात कि अपवाह क्या होता है और अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। अपवाह क्या होता है और अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, ये हो गया अपना अरीय अपवाह। चलिए, तो अपवाह क्या होता है, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, और अपवाह प्रतिरूप के अपन ने 4 प्रकार देखे, जैसे द्रुमाकृतिक अपवाह, जालीनुमा अपवाह, आयताकार अपवाह और अरीय अपवाह। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, हिमालय की नदियों की ही बात हो रही थी, तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। आपसे पूछा जाए नदी तंत्र या अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है, तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है, नदी तंत्र। जैसे कि अपन ने देखा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो वो स्वयं नदी और उससे निकलने वाली सहायक नदियां जितनी भी होंगी तो वो उस नदी का नदी तंत्र कहा जाएगा। सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां होंगी तो वो क्या कहा जाएगा, सिंधु नदी तंत्र। गंगा नदी और गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां होंगी तो उसे कहा जाएगा गंगा नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियां होंगी तो उसे कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी प्रकार से अन्य नदियां और अन्य नदियों की जितनी भी सहायक नदियां होंगी उनको मिला के कहा जाएगा उनका वो मतलब मान लो कोई भी नदी है तो उसका कहा जाएगा नदी तंत्र कहा जाएगा। ठीक है, अब देखें सिंधु नदी तंत्र की अपन सबसे पहले बात करें। हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले उद्गम की बात करें। उद्गम यानी कि वो स्थान जहां से नदी निकलना प्रारंभ करती है उसे कहा जाता है उद्गम स्थल या उद्गम। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी कहां से निकलती है, उद्गम किसे कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग भूल ना जाएं और आसानी से आपको समझ में आए। उद्गम यानी कि वह स्थान जहां से नदियां निकलती हैं, वह स्थान जहां से नदियां निकलती हैं। वह स्थान जहां से नदियां निकलती हैं। चलिए, तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ है भाई, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये रही अपनी मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अब देखें पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से निकल रही है, पहली बात तिब्बत के मानसरोवर से, राकसताल से निकलती है। ठीक है, भारत से नहीं निकल रही है। और भारत में कहां प्रवेश करती है भाई, पूरब से निकल रही है। तिब्बत किस तरफ है, पूरब की तरफ है, हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं तो पूरब से निकलती हुई यानी कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई पश्चिम की ओर बहती हुई,
पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। और कहां से करती है? भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से। ये रहा अपना राकस्थाल, ठीक है, राकस्थाल के निकट, मानसरोवर के राकस्थाल के निकट तिब्बत से निकलती हुई ये नदी जो है कहां से प्रवेश कर रही है भारत में? कहां से? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश कर रही है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। और यहाँ पे देखें, फिर यहाँ से इधर पाकिस्तान की तरफ आके मिठानकोट के पास आके मिलती है। यहाँ पे देखें, एक मिनट, सिंधु की सहायक नदियों की जैसे हम बात करें तो कौन कौन सी है? जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं? जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में आके मिल जाती हैं। और देखें, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर कौन कौन सी? ध्यान से देखना इधर, ये देखें, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास, ठीक है, किस में मिल जाती हैं? इधर देखें भाई, इधर मिल गई। किस में मिल गई? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये नदी इधर से निकली, ध्यान से देखना, सिंधु नदी इधर से निकली, तिब्बत के मानसरोवर से राकस्थाल के निकट से निकलती हुई श्री जम्मू कश्मीर के लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ देखें, यहाँ से वो पाकिस्तान की तरफ आके इधर मिठानकोट में इस तरीके से, फिर उसके बाद जो है व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सतलज, ये सारी नदियां जो हैं पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में आकर मिल जाती हैं। ये बात हो गई अपनी पूरी की पूरी किसकी? सिंधु नदी तंत्र की। ये क्या है? अपना सिंधु नदी तंत्र। क्लियर हो गई बात? सिंधु नदी तंत्र क्लियर। अब देखें, सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत धीमा है, ढाल बहुत धीमा है, आराम आराम से बह पाती है। और कुल लंबाई कितनी है भाई? ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कौन कौन सी बातें हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी? 2900 किलोमीटर। वो नदी कहां से निकलती है? दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा फैक्ट, उस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और चौथा फैक्ट, अगर वो नदी किसी बाहर से निकल रही, भारत के बाहर से निकल रही है और भारत में प्रवेश कर रही है, तो भारत में उसका प्रवेश बिंदु क्या है? किस बिंदु से जो है भारत में प्रवेश करती, किस जगह से, और फिर वो नदी का अवसान कहाँ होता है, कहाँ जाके वो मिलती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ उसका अंत हो रहा है। ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखें, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के, 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। भाई तिब्बत के राकस्थाल के निकट मानसरोवर झील से निकलती हुई श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के लद्दाख से भारत में प्रवेश करती हुई कहाँ जाती है? पाकिस्तान के मिठानकोट तक, ठीक है। यानी कि उसका एक भाग जो है, कुछ भाग जो है तिब्बत में है, उसके बाद भारत में कितना भाग है? 1/3 से थोड़ा अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में है। और फिर जाके वो कहाँ पहुंच गई? पाकिस्तान के मिठानकोट में पहुंच गई। और वहीं जाके झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सारी नदियां उसमें जाके मिल गई सिंधु नदी में, पाकिस्तान के पास मिठानकोट में। क्लियर हो गई बात? ये बात हो गई सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि आप सिंधु नदी तंत्र के बारे में तो कम से कम नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं आगे, गंगा नदी तंत्र की अब हम बात करें। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से होता है? एक बार फिर से बता देती हूँ, उद्गम का मतलब होता है वह स्थान, उद्गम का मतलब होता है वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे कहा जाता है उद्गम स्थान। तो गंगा नदी तंत्र का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से, हिमानी से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा कहाँ से निकलती है? भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है, ठीक है। अब गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा,
अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है। देखें भाई, अलकनंदा कहाँ है? अलकनंदा देखें, ये है अलकनंदा, ठीक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी जो इसकी सहायक नदी है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, तो यमुना इसकी सहायक नदी हो गई। फिर घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, सोन नदियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? अलकनंदा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। चंबल, बेतवा, सोन, ये सब किसकी सहायक नदियां हो गई? गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई। अब समझते हैं गंगा नदी तंत्र को बहुत अच्छे से। जैसा कि हमने जाना गंगोत्री हिमानी से निकलती है गंगा नदी भागीरथी के निकट। अब देखें जब गंगा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये कंसेप्ट आपके काम में आएगा। ध्यान से सुनना, गंगा नदी जब भागीरथी से मिलती है तो वहां उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। जब गंगा नदी मंदाकिनी से मिलती है तो उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी जब इधर देखें पिंडार नदी से मिलती है तो उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और देखें गंगा नदी जब अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, या धौली गंगा से यहां आकर मिलती है तो उसे कहा जाता है विष्णुप्रयाग। एक बार फिर से देखना, गंगा नदी, ठीक है, कहां से निकल रही है? गंगोत्री हिमानी से निकल रही है। तो गंगा नदी जब भागीरथी से मिली या भागीरथी नदी जब गंगा से मिली तो वहां देवप्रयाग बना। मंदाकिनी नदी जब गंगा नदी से मिली तो रुद्रप्रयाग बना। और उसके बाद गंगा नदी जब पिंडार से बनी तो वहां पे क्या बना? वहां पे कर्णप्रयाग बना। और गंगा नदी जब धौली गंगा से मिली तो वहां पे क्या बना? विष्णुप्रयाग बना। ठीक है, कौन कौन से? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। किन किन से? देवप्रयाग में भागीरथी का रोल होगा, गंगा नदी रहेगी स्वयं, और देवप्रयाग में भागीरथी का रोल होगा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का रोल होगा, उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडार का रोल होगा, और उसके बाद विष्णुप्रयाग के बनने में किसका? धौली गंगा का रोल होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया अपना पूरा क्या? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके का मैप जो है आपको बनाना है। आपसे पेपर में पूछा जाए गंगा नदी तंत्र के बारे में बताइए, इस तरीके से बना देना है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताइए, जो भी पिछला मैप मैंने बताया था वो बना देना है आपको। अब चलते हैं आगे। नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में, कौन सी? गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकर दो भागों में बट जाती है। गंगा नदी जो है हिमालय क्षेत्र की ही नदी है, तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल के जब फरक्का में आती है तो दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है, ठीक है, तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है। उसके बाद देखें, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। इसकी जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इससे आकर मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। इसके बाद देखें, सुंदरवन डेल्टा की बात करें। अब भाई सुंदरवन डेल्टा कहाँ कैसे बनता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा किसे कहा जाता है? सुंदरवन कहाँ पे? सभी को पता होगा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूं कि यह नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के फरक्का में आती है तो दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है।
मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी बताई गई है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर बताई गई है। सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो सुंदरवन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र के दो नदी तंत्र के बारे में अपन ने जान लिया, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आपसे किसी भी नदी तंत्र के बारे में पूछा जाए, जिस तरीके से मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया है, वो मैप बनाना है आपको और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। अगर आपने मैप बनाना सीख लिया कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन कौन सी उसमें सहायक नदी है और कहाँ तक वो नदी बहती है, आपको भाषा लिखने में बहुत आसानी होगी। यानी कि उस क्वेश्चन का या उस नदी तंत्र से संबंधित डिस्क्रिप्शन जो है आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो सारी चीजें समझने की हैं और बार बार मैप की प्रैक्टिस करने की है। बस इतना काम आपको करना है। अगर इतना काम कर लिया, आप जिंदगी भर ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। चलिए तो अब चलते हैं आगे। अब जाने हम हिमालय क्षेत्र की नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तो उद्गम यानी कि वह स्थान जहां से नदी निकलती है। तो उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र नदी का कहां से, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूरब, कहां से? तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ये देखें भाई, ये रही अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है और एकदम मोटी रेखा जो आपको दिख रही है, वो क्या है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की, ये रहा अपना तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित तथा कैनुला जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ये देखें, यहां से ये अपनी लोहित नदी ये आके मिल गई इसमें, ये दिबांग नदी ये मिल गई इसमें। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ये सब हैं अपनी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। यह हिमालय के समानांतर, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। कहां से निकलती है भाई? तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम स्थान है। और भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश कर रही है। तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश स्थल कहां से हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश से हो रहा है। और यहां इसे देहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित तथा कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में जो है ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग, लोहित और कैनुला और अन्य सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में जो है ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखें, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है और सिंधु नदी भी निकली है। तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा जो है बहुत कम होती है और भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जबकि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र, यानी कि जल की कमी रहेगी। कहाँ पे? तिब्बत में, उस नदी में। लेकिन जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यह भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा जो है बढ़ जाती है। उसके बाद देखें, यह बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। बहुत से, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे कि असम में नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया गया है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है।
प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में वर्षा ऋतु में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है और अपने किनारों से भी ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अभी तक अपन ने हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में बात करी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के दो घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है? पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जल विभाजक की बात अपन ने पहली या दूसरी स्लाइड में पढ़ी थी, यानी कि ऐसा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो दो जल क्षेत्रों को, जो दो नदी द्रोणियों को अलग करता हो, वो जल विभाजक कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक का कार्य या जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। अब देखें, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जितनी भी नदियां हैं, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये हो गया अपना भारत का प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा। ठीक है, नीचे का भाग जितना है, तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जैसे कि महानदी, यहाँ पे देखें उड़ीसा में महानदी स्थित है। ठीक है, गोदावरी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ये सब जो है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं। और बंगाल की खाड़ी, इधर जो है अपनी बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अब देखें, नर्मदा एवं ताप्ती, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात हो रही है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की अभी अपन ने बात करी। अब देखें, नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। भाई, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जो है सब पूरब की तरफ बह रही हैं, लेकिन नर्मदा नदी और कौन सी नदी? ताप्ती नदी, दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये किस तरफ बहती हैं भाई? जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से बहती है। ठीक है, और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है और नर्मदा नदी के समानांतर बहती है और वो भी जो है अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये सब इधर क्या है भाई? अरब सागर है। तो दो ही ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और बाकी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके जो है गिर जाती हैं। क्लियर हुई इतनी बात? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हुई? अगर ना हुई हो तो फटाफट से अभी मुझे बता दें, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। उसके बाद देखें, नर्मदा द्रोणी की अब अपन बात करें। प्रायद्वीपीय भारत में अब आते हैं अपन नर्मदा द्रोणी या नर्मदा नदी तंत्र की अपन बात करें। तो सबसे पहले बात आती है उद्गम क्षेत्र की, यानी कि नदी कहां से निकलती है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और जिला लगता है अनूपपुर जिला। ठीक है, तो नर्मदा द्रोणी की बात कर रहे हैं अपन। उद्गम कहां होता है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। कहां है भाई अमरकंटक पहाड़ी? अपनी नर्मदा नदी ढूंढो भाई, ये है अपनी नर्मदा नदी। यहां से ये निकली अपनी नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से, ये देखें ये जारी है। ठीक है, और
यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बह रही है। ये देखें, पश्चिम की ओर बहती हुई जा रही है। ये अपनी पूरब की दिशा है, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इन पर जितनी भी नदियां हैं अधिकतर जो है समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। किन किन राज्यों में विस्तार है इसका नर्मदा नदी का? तो वो है मध्य प्रदेश और गुजरात में है। क्लियर हो गई नर्मदा नदी के बारे में इतनी सारी बातें। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में जो है विस्तृत है। अब चलते हैं अपन आगे। ताप्ती द्रोणी की अब अपन बात करें, ताप्ती नदी तंत्र की बात करें। ताप्ती नदी, ये है अपनी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी के समानांतर ही बह रही है। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में मुल्ताई नामक जगह से निकलती है। कहां से? मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, एक बात हो गई अपनी क्लियर उद्गम स्थान की। यह भी नर्मदा के समानांतर, नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये रही नर्मदा नदी और ये इसके समानांतर भाई, ये रही नर्मदा नदी और इसके समानांतर ये अपनी ताप्ती नदी बह रही है। लेकिन इसकी लंबाई जो है बहुत कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। कहां कहां है इस नदी का विस्तार? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इसका विस्तार है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी नदियां कहां बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती के साथ ही पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार नदियां जो हैं नर्मदा और ताप्ती के समान ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये हो गई अपनी ताप्ती द्रोणी के बारे में बात, ताप्ती नदी या ताप्ती नदी तंत्र के बारे में बात। अब देखें हम गोदावरी द्रोणी या गोदावरी नदी तंत्र के बारे में देख लें। तो उद्गम की बात करें, उद्गम स्थान यानी कि वह स्थान जहां से नदी निकलना शुरू करती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और यहीं पर है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। किस जगह पे? महाराष्ट्र। ठीक है, प्रदेश कौन सा हो गया? महाराष्ट्र से। जिला हो गया नासिक से और पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ठीक है, और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख लो, यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा इत्यादि। ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा दो अलग अलग नाम है। इसको आप ऐसे मत ले लेना कि वेनगंगा पेनगंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बोला हो। ठीक है, इनके अलग अलग नाम हैं। वेनगंगा नदी अलग है, पेनगंगा नदी अलग है। अब देख लेते हैं गोदावरी नदी को अपन अपने भारत के नक्शे में। ठीक है, तो उद्गम कहां से है भाई? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। ये है अपना पश्चिमी घाट। ठीक है, पूरा का पूरा ढूंढो भाई गोदावरी नदी, ये मिली अपन को। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ढलानों से, ये पश्चिमी घाट की ढलान, ठीक है, ढाल के रूप में ये बह रही है, देखें। ठीक है, पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये देखें आप, ये दिख रही है अपन को पेनगंगा नदी। ठीक है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। किसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। ये बात हो गई अपनी गोदावरी द्रोणी या गोदावरी नदी तंत्र के बारे में।
इसकी अपवाह द्रोणी कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी द्रोणी या गोदावरी अपवाह द्रोणी या गोदावरी अपवाह तंत्र कौन कौन से राज्य में है? गोदावरी नदी का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी बहकर कहाँ गिरती है? ये हो रही अपनी शुरू। ये नदी बहकर जो है, यहाँ देखें भाई, बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। ये नदी बहकर कहाँ आ रही है? बंगाल की खाड़ी में आ रही है। इसकी सहायक नदियां इस तरीके से नजर आ रही हैं अपन को। ये देखें निजाम सागर, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र से तो निकल ही रही है। यहाँ देखें वर्धा और वेनगंगा, वेनगंगा का संगम जिसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, ये देखें मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर रही है। और यहाँ देखें, ये देखें बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाएगी। यही बात अपन ने सीखी कि इसकी अपवाह द्रोणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। और यह बहकर कहाँ गिर रही है? यह बहकर जो है यहाँ पे देखें कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ये बात हो गई अपनी। अब देखें इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और बड़े आकार और विस्तार के कारण ही, बड़े आकार और विस्तार के कारण ही इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? भाई गंगा नदी की लंबाई कितनी देखी थी अपन ने? 2500 किलोमीटर देखी थी, जो कि बहुत कम नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा है। तो बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसीलिए इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब देखें आगे, महानदी द्रोणी की अब हम बात करें। महानदी द्रोणी, तो महानदी द्रोणी का उद्गम की बात करें, महानदी नदी तंत्र की बात करें। महानदी कहां से निकलती है? क्या है इसका उद्गम स्थल? इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। ये रही महानदी। कहां से निकल रही है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। इधर से छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये रहा अपना उड़ीसा। ये देखें, ये बनी अपनी चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। ये पूरा महानदी तंत्र अपन को इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो उद्गम कहाँ से है? छत्तीसगढ़ की ऊंची भूमि से है और यह उड़ीसा से बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। यानी कि महानदी का विस्तार किन किन राज्यों में है? महानदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से तो ये निकलती ही है, ठीक है। उसके बाद झारखंड में आ जाती है, उसके बाद उड़ीसा में, ये देखें चिल्का झील के पास, और एक और राज्य अपना बच रहा है महाराष्ट्र। इधर देखें, इस तरीके से जो इसके अपवाह द्रोणी कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 860 किलोमीटर। ये बात हो गई अपनी महानदी द्रोणी या महानदी तंत्र के बारे में, जिसका उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये हो गया इसका अवसान स्थल, ठीक है, यानी कि खत्म कहाँ होती है। और यह इसकी अपवाह द्रोणी यानी कि महानदी का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। ऑल क्लियर? जल्दी से बता दो। हाँ भाई, यहाँ तक सबको ऑल क्लियर है। अब देखें कृष्णा द्रोणी की बात करें, कृष्णा नदी तंत्र की अब अपन बात करें तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। यह है इसका उद्गम। क्या है? महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है कृष्णा नदी। ये देखें, महाबलेश्वर के निकट एक सोर्स से निकलती है कृष्णा नदी। ये दिख रही है आपको, ठीक है। और कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। कौन कौन सी? तुंगभद्रा। ये देखें,
तुंगभद्रा नदी, ये देखें इसकी सहायक नदी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी कोयना नदी महाराष्ट्र में ही निकलती है। घाट प्रभा, मूसी नदी, मूसी नहीं मूसी नदी तथा भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर है। और इसकी द्रोणी जो है, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। किसकी? कृष्णा नदी की द्रोणी जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। यानी कि कृष्णा नदी का विस्तार किन किन राज्यों में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। भाई देखें यहाँ पे कृष्णा नदी महाबलेश्वर के एक स्रोत से निकलती है, यानी कि महाराष्ट्र से तो निकलती ही है। साथ ही साथ इसके बाद ये कर्नाटक की तरफ आती है। ये देखें तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो कि इसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा कर्नाटक की नदी है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश। ये देखें नागार्जुन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बात क्लियर हो गई? देखें भाई एक बार फिर से देख लें। कृष्णा नदी की बात हो रही है, महाबलेश्वर के एक स्रोत के निकट से निकलती है। महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र राज्य हो गया। कर्नाटक, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। ये है तुंगभद्रा कर्नाटक की नदी है, सहायक नदी। इसका विस्तार कहाँ हो गया? कर्नाटक में। ये देखें आंध्र प्रदेश से होकर बह रही है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। ये बात हो गई अपनी कृष्णा द्रोणी या कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। अब देखें कावेरी द्रोणी, अगली नदी की बारी है। कावेरी द्रोणी या कावेरी नदी तंत्र। कावेरी नदी कहाँ है भाई? इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ये देखें ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, ये देखो कावेरी नदी लिखा है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से जो है निकलती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कावेरी की, कावेरी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई याद रखना है, कुल लंबाई है इसकी 760 किलोमीटर। अब कावेरी नदी के विस्तार की बात करें कि कावेरी नदी का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पूरा का पूरा दक्षिण में आप देख लें। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है इसका विस्तार है। और दामोदर, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्ण रेखा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। कौन कौन सी नदियां? अन्य नदियां कुछ हैं जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी। ये सारी नदियां कहाँ पे बहती हैं? दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, ये सारी नदियां जो हैं पूर्वी की तरफ बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। तो कावेरी द्रोणी के बारे में अभी अपन ने जाना, या कावेरी नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी सहायक नदियां हो गई। इसकी कुल लंबाई हो गई 760 किलोमीटर और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा कुछ ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये पूरी बात हो गई अपनी किस बारे में? कावेरी द्रोणी या कावेरी नदी तंत्र के बारे में। अब देखें भाई झीलों की बात करें, भारत की झीलों की, नदियों की बात कर ली, अब झीलों की बात करें। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। झीलें कई सारी हैं, ठीक है, लेकिन हर झील अपने आकार में एक दूसरी झील से अलग है। हर झील अपने लक्षणों में, अपनी विशेषताओं में दूसरी झील से अलग है। किस तरीके से है उसको भी जानेंगे। तो अधिकतर झीलें जो हैं स्थायी होती हैं, अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। क्या बात है इस मतलब का कि अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं? अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं यानी कि उन झीलों में वर्ष भर, पूरे साल भर पानी बना रहता है, जबकि कुछ झीलें ऐसी होती हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है। ठीक है, अब देखें यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों,
कुछ ऐसी झीलें हैं भारत में जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, बर्फ के पिघलने के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण जो है वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा यानी कि कृत्रिम रूप से भी झीलों का जो है निर्माण किया गया है। तो झीलों के बारे में अपन ने कई सारी बातें सीखी, जैसे कि भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, माने वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। और यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, और जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण कैसे हुआ है, वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा यानी कि कृत्रिम रूप से भी कुछ झीलों का निर्माण हुआ है। अब देखें, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। झील का ही प्रकार है गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। कुछ झील मीठे पानी की झीलें होती हैं, तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें किस क्षेत्र में हैं? हिमालय क्षेत्र में है। ये तब बनी जब किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए, बर्फ के मार्ग बन गए। और जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। वुलर झील कहाँ स्थित है? पहली बात ये आती है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है वुलर झील, और ये प्राकृतिक झील है अर्थात मानव निर्मित झील नहीं है। तो ये बातें हो गई अपनी कुछ झीलों के बारे में। अब चलते हैं अपन आगे। चलिए, तो झीलों के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब देखें भाई, मानव निर्मित झील की अब अपन बात करें तो मानव निर्मित झील क्या होती है या कृत्रिम झील क्या होती है? जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। भाई बांध कौन बनाता है? बांध तो मनुष्य ही बनाते हैं, यानी कि बांध कृत्रिम होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया जाता है। बांध क्यों बनाया जाता है? बिजली के निर्माण के लिए। नदियों पर बांध बिजली के निर्माण के लिए बनाए जाते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर बांध, भाखड़ा नागल परियोजना जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मानव निर्मित झील का उदाहरण है। तो मानव निर्मित झीलें किस तरीके की होती है? वो होती हैं जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जिसका उदाहरण दिया है गुरु गोविंद सागर झील या भाखड़ा नागल परियोजना। अब चलते हैं अपन आगे। झीलों के महत्व के बारे में जाने। क्या है झीलों का महत्व? एक झील जो है नदी के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती है। झील के द्वारा नदियों का बहाव सुचारू रूप से चलता रहता है। अत्यधिक वर्षा के समय, जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो अत्यधिक वर्षा के समय झील जो है बाढ़ को रोकने में सहायक होती है, तथा सूखे के मौसम में यानी कि जब पानी नहीं बरसता है, वर्षा नहीं होती है, तो सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। क्या बात कही गई है झीलों के बारे में? झीलों के महत्व के बारे में पहली बात कही गई है कि एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है झील। अगली बात सीखें तो इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, और झीलें आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को जो है सामान्य बनाती हैं।
और देखें तो जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं झीलें। अगली बात देखें, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता। जी हाँ, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। झीलें जो हैं प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। जब भी हम झील किनारे जाते हैं हमें अलग ही सुखद अनुभूति होती है। किसी भी प्राकृतिक वातावरण में जब हम जाएं नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, झरनों के किनारे या पर्वतों पर, पहाड़ों पर, तो हमें अलग ही मनोरंजन मिलता है और साथ ही साथ सुखद अनुभूति होती है। तो एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है, सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। उसके बाद देखें, इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, बिजली बनाने में होता है। झीलें आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं झीलें, और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन, मतलब झीलों की प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और झीलें मनोरंजन प्रदान करती हैं। इस तरीके से झीलों का महत्व हमें बताया गया है। और आगे देखें, प्राचीन काल से ही अब देखें नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। देखें, अपन ने जब परिचय देखा था इस चैप्टर का तब अपन ने देखा था कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो यहाँ पे देखें, प्राचीन काल से ही नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, नदी का जल प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। तो प्राचीन काल से ही नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य रहा है। कौन? नदी का जल जो है प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य रहा है। अब अर्थव्यवस्था में किस किस तरीके से उपयोग होता है नदियों का? सिंचाई में, जी हाँ, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, कृषि में, खेतों में, सिंचाई में नदियों के पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई में, नौ संचालन में, अर्थव्यवस्था में सहायक है, नावों के संचालन में, जल विद्युत निर्माण में, पानी से बिजली बनाने में यानी कि पनबिजली निर्माण में नदियों का महत्व जो है बहुत अधिक है आर्थिक दृष्टि से। क्लियर हो गई बात? जैसे कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को अपन जोड़ने की बात करें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये क्या है? अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं। हम बात कर रहे हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित होता है और तृतीय क्षेत्र जो है अपना सेवा क्षेत्र होता है। क्लियर? हाँ, अब जैसे कि बात हुई सिंचाई में नदियों का योगदान होता है। सिंचाई यानी कि कृषि में, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में अगर कृषि अच्छी होती है तो उद्योग धंधों को कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिनकी बदौलत उद्योग चल पाते हैं। और उद्योग और कृषि में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र सहायक उद्योग के रूप में काम करता है। किस उद्योग में? सहायक क्षेत्र के रूप में काम करता है अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में। अगर प्राथमिक क्षेत्र अच्छे से ना चल पाए यानी कि कृषि की पैदावार अच्छी ना हो पाए, खेती को पर्याप्त सिंचाई ना मिल पाए तो उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा, और उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा, कृषि की पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जो इन दोनों उद्योगों को चलाने में सहायता करता है, तो तीसरा क्षेत्र भी डगमगा जाएगा। इस तरीके से नदियों का अर्थव्यवस्था में योगदान हमें उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में नजर आता है। क्लियर हो गई बात कि नदियों का अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान होता है। अब चलते हैं अपन आगे। नदी प्रदूषण की अब हम बात करें। इतनी सारी बातें अपन ने सीख ली। कौन कौन सी बातें सीख ली? कौन सी नदी का उद्गम कहाँ होता है, अपवाह किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, हर एक नदी का उद्गम स्थल, हर एक नदी प्रणाली, हर एक नदी द्रोणी या हर एक नदी तंत्र के बारे में बात कर ली, झीलों के बारे में बात कर ली।
नदी तंत्र में हिमालय नदी तंत्र, हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, दोनों नदियों के बारे में बात कर ली। उसके बाद झीलों के बारे में बात कर ली, नदियों के अर्थव्यवस्था में योगदान की बात कर ली। अब बात करेंगे नदी प्रदूषण की, जो कि एक गंभीर समस्या है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। नदी जल की यानी कि नदी के पानी की जो है घर में आवश्यकता होती है, घरेलू कार्यों में होती है, उद्योग क्षेत्र में होती है। कृषि में बढ़ती मांग यानी कि कृषि के लिए सिंचाई हेतु नदी का पानी उपयुक्त होता है और इस कारण इसकी गुणवत्ता जो है प्रभावित होती है। कैसे? इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। जब इतने सारे क्षेत्रों में नदी जल की आवश्यकता पड़ेगी तो नदियों से अधिक जल की निकासी होगी और नदियों में पानी की कमी होगी, यानी कि इसका आयतन जो है घटता जाता है। और देखें, उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरों के नदी में मिलने से उद्योगों के द्वारा जो भी प्रदूषण निकला, ठीक है, जैसे उद्योगों के द्वारा कोई भी कचरा निकला और नदी में जाके बह गया, उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट जल निकला, जैसे कि बड़े बड़े जो परमाणु उद्योग होते हैं उनसे निकला गर्म पानी और गंदा और गर्म जल सीधा नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ नदी में रहने वाले जलीय प्राणियों के लिए भी नुकसान होता है। तो उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरों के नदी में मिलने से जल की गुणवत्ता को ही नहीं, यानी कि पानी की गुणवत्ता अकेले को नहीं, पानी की क्वालिटी अकेले को ही नहीं, बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है, नदियों के जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है तथा नदी की स्वतः स्वच्छीकरण, नदियां खुद को भी साफ करते हुए चलती हैं, उसको भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखें, नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि अपन ने सुना है अपना नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है, मेधा पाटकर के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी तरीके से कई सारी ऐसी परियोजनाएं या योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि नदियों में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। तो आज जो है हमने नदी प्रदूषण के बारे में भी सीख लिया और ओवरऑल भारत के अपवाह स्वरूप के बारे में सीख लिया। इतनी सारी बातें आज अपन सीख चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कौन कौन सी बातें आज के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में सीखी हैं। आपकी क्लास 9 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर है अपवाह या भारत का अपवाह स्वरूप या भारत की नदी प्रणाली, उसमें सबसे पहले हमने जाना अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, अपवाह तंत्र के प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत में दो तरीके की नदियां पाई जाती हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। हिमालय क्षेत्र की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जाना और अलग अलग नदी तंत्र के बारे में भी जाना। उसके बाद हमने जाना विभिन्न झीलों के बारे में, ठीक है, झीलों के महत्व के बारे में, और अंत में हमने जाना कि नदियां भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से सहायक हैं और नदी प्रदूषण किस तरीके से होता है और नदी प्रदूषण को बचाने या नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी कई योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो आज का ये सेशन अपवाह स्वरूप का यहीं पे खत्म होता है। ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पहले पढ़ाया जा चुका है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और आज इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको करा दिया गया है। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से दोनों चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हुए चलते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTSC और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर, इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में कराए जाते हैं। जी हाँ,
और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आपको क्या करना है, आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।